अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान कोकर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख। आलम इस्लाम के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। आमीन सुम आमीन। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ अली जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए पार्क लेन रेफरेंस में फर्दे जुर्म आयद कर दी है। साबिक सदर ने फर्दे जुर्म की सेहत से इनकार कर दिया, जिस पर आइंदा समाअत पर गवाह तलब कर लिए गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने पार्क लेन रेफरेंस की समाअत की। आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस कराची से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए, जबकि दीगर मुल्जिमान की भी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई। आसिफ अली जरदारी ने समाअत के आगाज पर कहा, मेरे वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, मुझ पर फर्दे जुर्म आयद नहीं की जा सकती। जिस पर जज एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी से मुकालमा करते हुए कहा, आपके वकील को पहले से तारीख मालूम थी, फर्दे जुर्म आप पर आयद होनी है। फारूक एच नाइक अपने मोमिन वकील को भी भिजवा सकते थे। 2 सादा से सवालात हैं इंग्लिश में, आप वो सुनकर जवाब दे दें। इस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आप अपने ऑर्डर में ये जरूर लिखें कि वकील की गैर मौजूदगी में मुझ पर फर्दे जुर्म आयद की जा रही है। जज एहतसाब अदालत ने कहा, चार्जशीट हमेशा मुल्जिम पर फ्रेम होता है, अगर उनका वकील न आए तो हम मजबूर नहीं कर सकते। इसके बाद एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने इल्जामात की फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई, जिसमें कहा गया, आपने बतौर सदर पाकिस्तान पर असर अंदाज होकर कर्ज की रकूम फ्रंट कंपनी को जारी करवाई। आपने बदनीयती से अपनी फ्रंट कंपनी पार्थेनन को 1.5 अरब रुपए का कर्जा दिलवाया। आप पार्कलेन कंपनी के डायरेक्टर थे और जाल साजी का मंसूबा बनाया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने कराची में प्रोसिक्यूटर को आसिफ अली जरदारी के दस्तखत और अंगूठों के निशानात लेकर भिजवाने की हिदायत की। ताहम साबिक सदर ने फर्दे जुर्म की सेहत से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे भी 30 साल हो गए हैं ऐसे केसेस लड़ते लड़ते। इस पर जज ने रिमार्क्स में कहा कि फिर तो आपको फर्दे जुर्म आयद करने पर एतराज नहीं होना चाहिए। साबिक सदर पर फर्दे जुर्म आयद करने से कबल पाक लेन रेफरेंस में शरीक मुल्जिम इकबाल खान नूरी ने जज एहतसाब अदालत से रेफरेंस से बरियत और अपने मौक्किल से मुलाकात करवाने की दरख्वास्त की, जबकि शरीक मुल्जिम ताहा रजा के वकील ने भी अपने मौक्किल से मुलाकात की दरख्वास्त दायर की। वकील ताहा रजा ने अदालत में कहा, मेरे मौक्किल का इस रेफरेंस में कोई किरदार नहीं, फर्दे जुर्म से पहले मुलाकात की इजाजत दी जाए। जिस पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा, चार्ज फ्रेम होगा तो पता चल जाएगा। वकील ताहा रजा ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आप मुझसे बात न करें बल्कि कोर्ट को एड्रेस करें। इस पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने कहा, हम चार्ज फ्रेम कर देते हैं और मुल्जिमान से मुलाकात की इजाजत भी दे देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कहना है कि 18वीं तरमीम करने पर मेरे खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। पार्क लेन रेफरेंस की समाअत के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम से गुजारिश की कि वीडियो लिंक के जरिए वो भी इस केस से मुताल्लिक कुछ कहना चाहते हैं। जज ने कहा, आप कुछ भी कह सकते हैं। जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मैंने पाकिस्तान को 18वीं तरमीम दी, इसलिए ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मुझ पर दबाव डालने के लिए ये केस बनाए गए और सियासी बदनामी का ड्रामा रचा गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, अदालतों को गैर जानिबदार रहकर फैसला देना चाहिए। जिस पर जज ने रिमार्क दिए, हमने 1 सितंबर को गवाहों को बुलाया है, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कराची से तमाम साइन बोर्ड फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि मेयर साहब, आपने कराची का क्या हाल कर दिया, जाओ भाई अब जान छोड़ो। वजीर आला सिंध सिर्फ हेलीकॉप्टर पर दौरा करके आ जाते हैं, होता कुछ नहीं। पूरे शहर में कचरा गंदगी है, हर तरफ ताउन की सूरत हाल है। लगता है लोकल बॉडी और सूबाई हुकूमत की इस शहर से दुश्मनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची से तमाम साइन बोर्ड फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मेयर साहब, आपने कराची का क्या हाल किया है, जाओ भाई अब जान छोड़ो। वजीर आला सिंध सिर्फ हेलीकॉप्टर पर दौरा कर आ जाते हैं और होता कुछ नहीं। पूरे शहर में कचरा और गंदगी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर कानूनी बिल बोर्ड से मुतालिक केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची और मेयर वसीम अख्तर अदालत में पेश हुए। SSP साउथ भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इदारों की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए
कि सबसे ज्यादा बिल बोर्ड्स रहायशी इमारतों पर लगे हैं। आप लोगों ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। कोई कराची के मामले पर संजीदा नहीं। चीफ जस्टिस ने इदारों की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि कमिश्नर साहब, आपके शहर में हर जगह बिल बोर्ड्स लगे हैं। कमिश्नर कराची ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ क्या किया गया जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। कमिश्नर कराची ने जस्टिस इजाजुल एहसन को जवाब देते हुए कहा कि ये एक माफिया है और बहुत सारे इदारे हैं। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से मकालमा करते हुए कहा कि सबको फारिग करें, आपके पास इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से मकालमा करते हुए कहा कि बच्चे गटर के पानी में रोज डूब रहे हैं। लगता है सूबाई और लोकल गवर्नमेंट की कराची से दुश्मनी है। मेयर कराची कहते हैं इख्तियार नहीं तो घर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि मेयर कराची वसीम अख्तर साहब कहाँ हैं? शाहराह फैसले पर इमारतें देखी, इश्तिहार ही इश्तिहार लगे हैं। हुकूमत का काम है कि बिल्डिंग प्लान पर अमल कराए। कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो सब कर लेता है। सिंध में कानून नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। कराची को बनाने वाला अब तक कोई नहीं आया। मेयर साहब, आपने कराची का क्या हाल किया है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि डायरेक्टर एडवर्टीजमेंट वजीर अली कहाँ हैं? एडवोकेट जनरल सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज हो गया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुल्जमान कहाँ हैं? SSP साउथ ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि मुल्जमान को ढूंढ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने SSP साउथ को हुक्म देते हुए कहा कि मुल्जमान समंदर के नीचे गए हैं, मुल्जमान को आधे घंटे में ढूंढ कर लाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची में लोड शेडिंग पर शदीद इजहार बरहमी करते हुए CEO के इलेक्ट्रिक को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बिजली वालों के मजे लगे हुए हैं, ये सब माफिया हैं, सब एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। 8-10 लोग रोज मर रहे हैं लेकिन नेपरा कुछ नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के मौके पर कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि बिजली वालों के मजे लगे हैं, सब माफिया हैं, सब एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। 8-10 लोग रोज मर रहे हैं, नेपरा कुछ नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि जो कराची की बिजली बंद करता है उसको बंद नहीं करने दें। चूड़ियां पहनी है सबने क्योंकि ये उनका पैसा खाते हैं। हर वो शख्स जो करंट लगने से जाँ बहक होता है उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली पर सेक्रेटरी का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए अदालत ने सेक्रेटरी की सरजनिश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सर्कुलर रेलवे की बहाली का दिया गया वक्त खत्म हो रहा है, हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा 1 हफ्ते में टेंडर का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुपर हाईवे पर अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, आप वक्त ही बढ़ाएंगे या अमल भी करेंगे? अशरफ सोलंकी से तफसीलात जानेंगे। अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है और समाअत के दौरान ट्रैक सेक्रेटरी रेलवे अदालत में पेश हुए, जिसने कहा कि ट्रैक तकरीबन क्लियर करा लिया गया है। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा आप हमारे साथ खेल रहे हैं, आपका 1 साल खत्म हो गया है, अदालत की मुद्दत खत्म हो गई है क्योंकि बहाली नहीं हुई अभी तक। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ ये बताया जाता है कि ग्रीन लाइन की वजह से रुकावट है, कुछ मकामात पर जो है रुकावटें हैं। सेक्रेटरी रेलवे ने अदालत को बताया कि जो 24 जो सिग्नल्स थे वहां तकरीबन क्लियर कर दिए गए हैं। कुछ ही दिनों में जो है बाकी तजावजात भी खत्म कराए जाएंगे। अंडर पासेज और आबादियां गुजरती हैं, वहां अंडर पासेज और ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे। अदालत ने कहा कि आपकी हुकूमत के पास जो भी काम जाता है वो लामहदूद मुद्दत के लिए हो जाता है और टेंडर चीफ जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि टेंडर अभी तक क्यों नहीं किया गया। अदालत ने अदालती हुक्म की कोई परवाह नहीं की गई है। अब तक जो है रेलवे ट्रैक से जो तजावजात हैं वो भी खत्म नहीं कराए गए, तो कब तक ये काम मुकम्मल होगा? कमिश्नर कराची ने कहा कि जहां तक काम मुकम्मल है चंद माह में बस जो है ट्रेन को चलाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी।
लाहौर की एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 27 अगस्त तक तौसी कर दी है। एहतसाब अदालत के जज सजाद अहमद ने केस पर समाअत की। हमजा शहबाज को अदालत में पेश नहीं किया गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट का मौकफ है कि हमजा शहबाज को कोरोना SOPs की बिना पर पेश नहीं किया गया। अदालत की जानिब से रेफरेंस दायर करने से मुतल्लिक इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि रेफरेंस दायर करने से मुतल्लिक इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि रेफरेंस तैयारी के आखिरी मराहिल में है। खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा बख्त की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया। 2 रुकनी बेंच कल दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। एहसन आबिद ने मखदूम बिरादरान की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और मौके पर इख्तियार किया गया है कि खुसरो बख्तियार ने NA 177 और हाशिम जमा बख्त ने PP 259 से इंतखाब में कामयाबी हासिल की। दोनों भाइयों ने आमदन से जायद असासे बनाए और उन्हें जाहिर नहीं किया। खुसरो बख्तियार वफाकी वजीर और उनके भाई हाशिम जमा बख्त सूबाई वजीर हैं। नैब मुल्तान को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी। कार्रवाई न करने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने नैब को कानून के मुताबिक ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों का 3 माह में फैसला करने का हुक्म दिया। दोनों भाइयों के असासे 100 अरब से जायद है। यहां आपको बताएंगे बलूचिस्तान फिर से दहशतगर्दों के निशाने पर। सरहदी शहर चमन में बम धमाके में 5 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 15 जख्मी हुए। आपको बताएंगे बलूचिस्तान फिर से दहशतगर्दों के निशाने पर। सरहदी शहर चमन में बम धमाके में 5 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 15 जख्मी हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल गनी काकड़ से। जी अब्दुल गनी काकड़, बताइएगा। देखें, बलूचिस्तान के जो ये एक नवाई इलाका है, सरहदी शहर है चमन, यहाँ पे पुलिस हुकाम ने ये बताया है कि माल रोड पर निदा मार्केट के करीब ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई है, जबकि मजमूई तौर पर जो जख्मी मुकामी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं उनकी तादाद 16 बताई गई है। इन जख्मियों में 4 अफराद की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है और कुछ देर बाद यहाँ से जो शदीद जख्मी होने वाले अफराद हैं उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिलने के बाद कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ ट्रामा सेंटर में इनकी मजीद जो तिब्बी इमदाद होगी वो फराम की जाएगी। इस वक्त मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मौजूद हैं और माल रोड को दोनों अतराफ से सीज किया गया है। यहाँ पे जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब तक जो तहकीकात की गई हैं उनसे ये मालूम हुआ है कि एक मोटरसाइकिल के जरिए वहाँ पे उसमें एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस प्लांट की गई थी, जिसके जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस धमाके के नतीजे में मुतादिद जो करीबी इमारतें हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी मदद आप के तहत जब ये धमाका हुआ तो वहाँ पे मौके पर पहुंचकर कुछ जख्मियों को अपनी निजी गाड़ियों में भी करीबी जो अस्पताल है वहां मुंतकिल किया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं उनसे ये मालूम हुआ है कि हाई इंटेंसिटी का जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो इस धमाके में इस्तेमाल किया गया है। बम की तैयारी के दौरान मुख्तलिफ नट बोल्ट्स भी लगाए गए थे ताकि धमाके की शिद्दत ज्यादा हो और इस वक्त जो जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं, डॉक्टरों के मुताबिक कई जख्मी ऐसे हैं जिनको बम के स्प्लिंटर्स लगे हैं और शदीद तशवीशनाक हालत है इन जख्मियों की, इसलिए जो हलाकतें हैं उनमें मजीद इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में चीनी की कीमतों को पर लग गए। चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक रावलपिंडी में चीनी की औसतन कीमत 95 रुपए है। दीगर शहरों में भी चीनी की कीमत बढ़ चुकी है। गुजरांवाला 93, सियालकोट 95, लाहौर में चीनी की औसत कीमत 95 रुपए तक है। फैसलाबाद सरगोदा 90 रुपए, मुल्तान 92 रुपए। कराची में चीनी 100 रुपए पर फरोख्त की जा रही है। मुल्क भर में चीनी की कीमतों को पर लग गए। चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक रावलपिंडी में चीनी की औसतन कीमत 95 रुपए है, जबकि दीगर शहरों में भी चीनी की कीमत बढ़ चुकी है। गुजरांवाला में 93 रुपए, सियालकोट में 95 रुपए, लाहौर में चीनी की औसतन कीमत 95 रुपए है। कामरान चौधरी से तफसीलात जानेंगे। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल अस्सलाम, अदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी किए गए हैं और चीनी की कीमतों में इजाफे का जो सिलसिला है वो थम नहीं सका है। अदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो चीनी की कीमत ने जो है वो सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और
कराची की बात की जाए तो दोनों शहरों में चीनी की जो मैक्सिमम कीमत है वो 100 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। इसी तरह से औसतन कीमत जो एवरेज कीमत है वो 97 रुपए फी किलो जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ रावलपिंडी में चीनी की औसत कीमत 95 रुपए, जबकि ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए, गुजरांवाला 93 रुपए, सियालकोट में 95, लाहौर में चीनी की औसत कीमत जो है वो 95 रुपए फी किलो तक रिकॉर्ड की गई है अदारा शुमारियात की जानब से। फैसलाबाद, सरगोदा में 90, मुल्तान 92, कराची में भी चीनी की कीमत जो है वो 100 रुपए तक पहुंच चुकी है। मजमूई तौर पर अदारा शुमारियात की जानब से जो बताया गया है, अगस्त के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह में मजमूई तौर पर जो है वो 0.06% कमी हुई है। 16 अशिया की कीमतों में कमी और 20 में इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 15 अशिया की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है। हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो 5.5 रुपए, पेट्रोल 4 रुपए फी जो है उसमें इजाफा हुआ है। इसी तरह से आलू 3.5 रुपए, प्याज 1.5 रुपए और चीनी की जो एवरेज कीमत है उसमें 1 रुपए फी किलो जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है अदारा शुमारियात के मुताबिक। एक हफ्ते के दौरान चीनी की औसत कीमत जो है वो 92 रुपए 79 पैसे फी किलो की सतह पर पहुंच गई है ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक। इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान ही LPG राशन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। बलूचिस्तान में बारिशें तबाही बनकर बरसी, मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जान से गए। जानवर, अमलाक और राब्ता पुल भी सैलाबी रेले में बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मॉनसून की बारिशें सब कुछ बहा ले गईं। 9 जाने, जानवर और अमलाक सब पानी की नजर हो गया। मॉनसून की तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक हो चुके। सिब्बी के कई राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बोलान के करीब दरियाए नाड़ी बिफर गया। आधा गंधावा शहर पानी की जद में मुतादिद मकानात अपना निशान तक खो बैठे। मवासलाती निजाम मुतासिर हुआ, सड़कों और फसलों को भी नुकसान पहुंचा। खुजदार, लजबेला, गवादर और माड़ा और तुर्बत में भी बारिशों से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। बीबी नानी पुल की मुरम्मत करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई, लेकिन टूटने वाली गैस पाइप लाइन्स की मुरम्मत न हो सकी। वजीर आला जाम कमाल के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में पाक फौज हुकूमत के साथ मिलकर रिलीफ ऑपरेशन कर रही है, जिनमें 35 कश्तियां हिस्सा ले रही हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने बारिशों से जमीनी राब्ता मुनक़ता होने पर कोयटा और सिब्बी के दरमियान शटल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। DS सिब्बी को स्टेशन पर फंसे लोगों को कोयटा पहुंचाने की हिदायत की गई हैं। दादू में बेरहम पानी ने मकानों की बुनियादें हिला दी और छतें गिरा दी। मजबूर और बेबस मकीन अपना दर्द किसे सुनाए। वजीर आला सिंध का दौरा भी किसी काम न आया। पानी मकानों की बुनियादें हिला गया और छतें गिरा गया। कच्चे घर सैलाबी पानी से तिनकों की तरह बह गए। दादू के इलाके काचू में लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। दादू के इलाके काचू में दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए। गरीब मकीन पहले ही कस्मा पुरसी के आलम में जिंदगी बसर कर रहे थे, ऊपर से सैलाबी पानी सब कुछ बहा ले गया। कच्चे मकानात ढेर हो गए। मुतासिरीन खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। दादू में सैलाबी रेले लोगों के माल मवेशी समेत गंदुम भी बहा ले गए। 3 दिनों से बेयारों मददगार रिहायशी फंस कर रह गए। इंतजामिया मुतासिरीन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा भी किसी काम न आया। लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला थम गया, मगर शहर के बीशतर इलाके तालाब का मंजर दिखाई दे रहे हैं। बारिश के बाद वासा और इंतजामिया मुतहरिक होकर शहर से पानी निकालने का काम शुरू करते दिखाई दे रहे। मजीद बता रहे अली मलिक। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर में बारिश का सिलसिला तो थम चुका, मगर जो है वो जरा जगहों पे पानी जो है वो तालाब का मंजर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरकत मार्केट में। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक जो है वो निहायत सुस्त रवि का शिकार है और लोगों को जो है वो परेशानी का सामना है। कहीं मोटर बाइक्स तो कहीं गाड़ियां तो कहीं रिक्शे। आवाम के लिए जो है वो मुश्किलात का सामना है, मगर इसके बरक्स जो है वो यहाँ पे वासा की गाड़ियां कतार दर कतार खड़ी हैं, जो पानी निकालने में आवाम की मदद, आवाम को सहूलत देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मगर अगर बात की जाए परेशानी की, तो आवाम को सुबह 5 बजे से बारिश जारी रहने वाली बारिश के बायस जो है वो निहायत मुश्किलात का सामना देखने को आया है। बिजली कहीं कहीं इलाकों में जो है वो गुल हो चुकी है
लेकिन मगर अब बारिश के बाद जो है वो इंतजामिया और वासा के डिपार्टमेंट जो है वो मुतहरिक होकर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में से बारिश का पानी निकालने में अपना काम सर अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली मलिक। कराची मलीर नदी में तुग़यानी के बायस कोरंगी कॉजवे पर तीसरे रोज भी पानी मौजूद है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ अता हुसैन मौजूद है, उनसे जानेंगे। अता बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में बारिश के बाद जो है मलीर नदी में तुग़यानी हुआ। तुग़यानी के बाद जो है मलीर नदी का जो पानी है कोरंगी कॉजवे रोड पर आ गया था, जिसके बाद जो है कोरंगी कॉजवे रोड को बंद कर दिया गया था। आज तीसरा रोज है। आज जो है कोरंगी कॉजवे का रोड खोला तो है, लेकिन अभी भी जो है कोरंगी कॉजवे रोड के ऊपर जो है वो पानी मौजूद है। अगर मैं कैमरामैन यहाँ पे आपको दिखाए कि किस कदर जो है नदी का पानी जो है सड़क से गुजर कर दूसरी तरफ जा रहे, जबकि बीच में एक छोटी सी पुलिया के उस तरफ भी जो है नदी का पानी जो है आया हुआ है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है पैदल जो है इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं, जबकि जो बाइक पे सवार हज़रात हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, वो भी बाइकें भी खराब हो गई हैं। जबकि इस रोड के बंद होने के बायस जो है इससे मौलिका जो दीगर रास्ते हैं वो भी जो है उसकी वजह से, इस रोड के बंद होने की वजह से वहाँ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। लोग जो है मिनटों का सफर घंटों पे तय करने में मजबूर हैं, क्योंकि ये वो रोड है जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को जाता है, और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो है तमाम तरह फैक्ट्रीज और कारोबारी मराकज़ हैं। लोग अपने काम पे, अपनी नौकरियों पे जो है यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन सुबह से ये वक्त आ चुका है, अब भी लोग जो है यहाँ पे फंसे में सड़क पे पानी मौजूद होने के बाद जो है लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बारिश को हुए 3 दिन गुजर गए, मगर पानी खड़ा है। शहरी कहते हैं एक बारिश से शहर में सफर करना जान जोखों का काम बन जाता है। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है, मगर न तो हुकूमत और न ही इंतजामिया को आम आदमी की मुश्किलात का एहसास है। मेन इंडस्ट्री एरिया है, हम लोग डेली की बुनियाद पे यहाँ से गुजरते हैं, समझ गए। रोड तो बना दिया जाता है, ये आप दिखाओ कि ये रोड अभी बनाया ही है। ये तकरीबन मुश्किल से ना 4-5 महीने हुए होंगे ये रोड बनाया है। ब्रिज नहीं बनाते यहाँ पे हमेशा के लिए, ना यहाँ पे ये नदी भरती है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ड्यूटी पे जाते हैं, बहुत मुश्किल पेश आती है यहाँ पे। कराची में हर जगह पे यही हालात हैं। पिछले 1.5 घंटे से खड़ा हूँ, यहाँ ही नहीं खड़ा, पहले इम्तियाज़ की तरफ गया कयूमाबाद की साइड पे, वहाँ से बोला कि यार यहाँ से चले जाओ, यहाँ से शायद रास्ता मिल जाए तुम्हें, वहाँ तो बहुत ट्रैफिक है। तो वहाँ से यहाँ है आपके सामने रोड की हाल है, आप देख लो। हर दफ़ा बारिश होती है, हर दफ़ा यही सीन होता है कि कोई इंतज़ाम नहीं है, प्रॉपर नहीं है, दावे हैं, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं है। बहुत मुश्किलात हो रही है इस पानी की वजह से। मिनटों का सफ़र जो है घंटों में तय कर रहे हैं। कोई मतलब कि हुकूमत में डिसिप्लिन नहीं है कि वो जो दावे कर रहे हैं वो पूरे नहीं कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है कि अब हम लोग तकरीबन 1 घंटा हो गया यहाँ पे। अब वापस जाएंगे तो उधर से जाएंगे या इधर से जाएंगे। अब वहाँ जाएंगे ऑफिस तो उधर भी लेट है, या काम कर ले बंदा या फटीके निपटाए वो अपनी। बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं, हर जगह पानी भरा हुआ है। कराची में जहाँ पे निकलो हर जगह पानी भरा हुआ होता है। अब थोड़ी बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी भी प्रॉपर सही से काम नहीं हो रहा। अभी भी बहुत मुश्किलात आ रही है, आपके सामने देखने कितनी बाइकें बंद हो रही हैं यहाँ पे। यार मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। कयूमाबाद से आओ तो वो जाम है, यहाँ से आओ तो ये मामलात है, मतलब क्या करे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मुल्क में अब बाजार और मॉल्स पर हर चीज वक्त की कैद के बगैर तसलसल से मिलेगी। रेस्टोरेंट्स पर जब चाहे खाबे खाएं और बैठक लगाएं, बस एहतियाती तदाबीर अपनाना होंगी। खरीदारी के लिए वक्त की कैद खत्म, खाबे खाएं और बैठक लगाएं। सिनेमा और थिएटर जहां चाहें जाएं, बस मास्क पहनना होगा। मुल्क में मार्केटों, दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को पूरा हफ्ता काम करने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद आज से कारोबार मुकम्मल तौर पर खुल गया। दुकानें खुलने से खरीदारों में खुशी की लहर। कहते हैं दफ्तर से आने के बाद मार्केटों में खरीदारी के औकात कार खत्म होने से मुश्किलात दरपेश होती थीं। अब छुट्टी वाले दिन सुकून से खरीदारी कर सकेंगे। पंजाब के सिनेमा हॉल्स में आने वालों को मास्क पहनना होगा। 40% अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। थिएटर्स में भी शोज होंगे। सिंध भर में भी तिजारती सरगर्मियां जारी हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड कोर्ट्स टेबल सर्विस भी कर सकेंगे। बलोचिस्तान में भी दुकानों, स्टोर्स और मार्केटों समेत तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज में भी वक्त की पाबंदी खत्म कर दी गई। मुल्क के तालीमी इदारे और शादी हाल्स 15 सितंबर से खोले जाने की उम्मीद है।
कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज कमी के बाद लॉकडाउन खोलने का फैसला तो कर लिया गया, लेकिन शहरे इक्तदार में एसओपीज पर अमल दरामद मजाक बन गया। न कोई हुकूमती एहलकार अमल दरामद कराने के लिए मौजूद है और न ही शहरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। सजाद काजवी से तफसीलात जानेंगे। सजाद बताइएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, कोरोना में बतदरीज कमी के बाद हुकूमत की जनब से एसओपीज पर अमल दरामद करने की शर्त के ऊपर जो है लॉकडाउन खोल दिया गया, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में पारा के मकाम पर, और यहाँ पर ये वैन का जो है अड्डा है, और यहाँ पर बड़ी तादाद में एसओपीज की वायलेशन नजर आ रही है। और एसओपीज की अगर वायलेशन के बारे से बात करें तो यहाँ पर ना कोई सवारी मास्क डालती नजर आ रही है, और अगर बात करें ड्राइवर हजरात की, अगर मेरा कैमरा मैन मेरे आंखों में दिखा सके, तो ना तो ड्राइवरों की जनब से कोई अमल दरामद करवाने के लिए कुछ बताया जा रहा है, ना कोई सैनिटाइजर का इंतजाम यहाँ पर है, ना ही कोई मास्क किसने डाले हुए हैं। जो सवारी यहाँ पर आती है, जो ड्राइवर हजरात है, उनकी कोशिश है कि सिर्फ खचाखच भरी जाए और ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो जमा किए जाए, जबकि जो शहरी हैं वो भी गैर जिम्मेदाराना जो है रवैया इख्तियार किए हुए हैं कि वो भी ना तो मास्क डाल रहे हैं, ना ही कोई सैनिटाइजर, ना ही सोशल डिस्टेंस। और सोशल डिस्टेंस नाम की तो यहाँ पर जगह ही नहीं, यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है गाड़ियों में। और सवारियों की जो है पैसे भी जो लिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो एसओपीज की वायलेशन है की जा रही, जो कि जो माहिरीन की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि दूसरी लेयर होगी कोरोना की, वो मजीद खतरनाक हो सकती है। उससे पहले हमें चाहिए कि हम एसओपीज पर जो है वायलेशन पर कंट्रोल करें, लेकिन उसके बरक्स यहाँ पर अगर देखा जाए इस्लामाबाद की सूरत हाल, तो यहाँ पर एसओपीज की वायलेशन जगह जगह पर नजर आती है। ना ही कोई अमल दरामद करवाने वाला यहाँ पर हुकूमती एहलकार यहाँ पर मौजूद है, ना ही शहरी कोई जिम्मेदाराना जो शहरी होने का सबूत देते नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया सजाद काजवी। मुल्क के 3 शहरों में सफरी मुश्किलात कम होने को लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस 5 माह बाद बहाल करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत के इजाजतनामा मिलते ही 15 अगस्त तक सर्विस बहाल हो जाएगी। आपको बताएंगे मुल्क के 3 शहरों में सफरी मुश्किलात कम होने को लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस 5 माह के बाद बहाल करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत के इजाजतनामा मिलते ही 15 अगस्त तक सर्विस बहाल हो जाएगी। मेट्रो बस सर्विस के लिए अच्छी खबर, 15 अगस्त तक सर्विस बहाल हो जाएगी। इजाजतनामे का इंतजार है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस बहाल करने का फैसला हो चुका। मुल्क के 3 शहरों में सफरी मुश्किलात कम होने को हैं। लोगों के लिए आसानियां। मेट्रो बस सर्विस एक बार फिर फाल होने जा रही है। 3 बड़े शहरों में लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान मेट्रो बस सर्विस 5 माह के बाद बहाल करने का आखिरकार फैसला हो गया। पंजाब हुकूमत के इजाजतनामे मिलते ही 15 अगस्त तक सर्विस बहाल हो जाएगी। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 539 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 17,799 है। सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,60,764 है। मजीद 15 अफराद जान की बाजी हार गए। ऑपरेशन सेंटर की जानब से जारी किए गए ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद एक्टिव केसेस से ज्यादा है और ताहाल 2,60,764 कोरोना मुतासिरीन सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 17,799 रह गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 539 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,84,660 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 15 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,097 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 20,495 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 21,47,584 टेस्ट हो चुके। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क भर में 1,357 कोरोना मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 1,859 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। इस वक्त 149 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,23,849 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 94,477। KPK में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 34,692। बलूचिस्तान में तादाद 11,906। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 15,261। आजाद जम्मू कश्मीर में 2,141 और गिलगित बल्तिस्तान में 2,334 हो गई। दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग जीतने लगी। न्यूजीलैंड हुकूमत की मौसर हिकमत अमली काम कर गई। गुज़श्ता 100 दिनों में कोरोना का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हुकूमत ने मुल्क को कोरोना फ्री करार देकर पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया। कोरोना को मात, न्यूजीलैंड ने आलमी वबा को हरा दिया। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली काम कर गई। न्यूजीलैंड कोरोना फ्री मुल्क बन गया।
गुज़िश्ता 100 दिनों में एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। न्यूजीलैंड की वजारत सेहत ने तस्दीक की कि मुल्क में अब कोरोना का कोई फाल केस नहीं रहा। इस मौके पर न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की कि एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि खतरा अभी टला नहीं, 100 दिन में केस रिपोर्ट न होना संगे मील है, हमें चौकस रहने की जरूरत है। उन्होंने आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कोरोना से पहुंचने वाले मुआशी नुकसान की तलाफी और मुआशी बहाली का अज़्म किया। न्यूजीलैंड हुकूमत ने समाजी दूरी और इज्तिमात पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरहद बदस्तूर बंद रहेगी। बलूचिस्तान के कोयला खानों में काम करने वाले हजारों मजदूर कानकुर हिफाजती आलात की कमी और दीगर मसाइल की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ब्यूरो चीफ क्वेटा अब्दुल गनी काकड़ इस वक्त क्वेटा के करीब मौजूद हैं, वहां से उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुल गनी, बताइएगा माइन वर्कर्स को यहाँ किन किन मसाइल का सामना है? देखिए, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा और सूबे के तमाम दिग्गज जहाँ पे कोयला खान है, इन कोयला खानों में 40,000 से ज्यादा मेहनतकश काम करते हैं। इन मेहनतकशों की जिंदगी जो है इस वक्त इंतहाई शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इन मुश्किलात के अजाले के लिए दावे तो बहुत होते रहे हैं, लेकिन इन दावों को अमली जामा पहनाने के लिए कभी संजीदा इकदाम नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि आज भी जो मेहनतकश हैं कोयला खानों में जो काम करते हैं, उनकी जिंदगी दिन ब दिन मुश्किलात से दो चार होती जा रही है। इस वक्त हम कोयटा के करीब ये जो नवाही इलाका है सुरेंज का, इससे कुछ ही फासले पर यह वाक़या है। यहाँ पे कोयला खान भी वाक़या है और इसके साथ साथ स्पिन कारेज के मुकाम पर ये वो जगह है जहाँ पे ये मेहनतकश काम करते हैं। यहाँ से लोडिंग होती है कोयले की और ये कोयला यहाँ से मुल्क के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है। इस वक्त कुछ मेहनतकश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनके जो मसाइल हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। अभी बताएं कि यहाँ पे जो मेहनतकश काम कर रहे हैं, किस तरह जिंदगी गुजर रही है आपकी, किन किन मुश्किलात से दो चार है? हमारी जिंदगी जो है बहुत जलील तरीके से चल रहा है, क्योंकि ना हमारा कोई टाइम से छुट्टी मिल रहा है, न कोई हुकूमत की तरफ से कोई मेडिकल वगैरह है, न हमारे बच्चों की कोई तालीम का वगैरह है, न कोई पट्टे का इस तरह इंतज़ाम है। उस दूसरे हफ्ते में हमारा एक बंदा गिर गया, कमर टूट गया, एक गोली तक उसको नहीं मिला। हम लोग चंदा कर रहा था, समझ गया। हम लोगों को न कोई साफ पानी मिल रहा है हुकूमत की तरफ से। गवर्नमेंट यहाँ से टैक्स खा रहे 285 रुपये और आम लोगों को 50 रुपये का पैदा नहीं मिल रहा है। आपने गुफ्तगू सुनी इस मेहनतकश की, इनकी तरह दीगर जो मेहनतकश हैं वो भी कुछ ऐसे ही सवालात उठाते रहे हैं और उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत जिस जाविये से इकदामात कर रही है उन इकदामात में मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है ताकि उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी जो है सामने आ सके। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बरतरफ मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए, अदम बहाली पर धरने की धमकी दे दी। अलमदार बलोच हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अलमदार बताइएगा। आज इस वक्त हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर जो बरतरफ मुलाजमीन है डेली वेजेस वो अपने हकूक़ के लिए जो है यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें बताया ही नहीं गया और हमें जो है वो बरतरफ कर दिया गया, हालांकि हमें रेगुलर किया जाना चाहिए था। तो इस वक्त ये मुजाहरा जारी है और हमारे साथ कुछ मुजाहरीन मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इशूज़ क्या हैं आपके और आपके मुतालबात क्या हैं, बताइएगा। जी भाई, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम सब लोगों को रेगुलर किया जाए, क्योंकि अदालत के फैसले के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने ये कंसर्न दिया था कि तमाम मुलाजमीन जिनको 3 साल या इससे ज़्यादा का अरसा हुआ है वो अगर कोर्ट में नहीं भी जाते तो हम उनको रेगुलर करेंगे, बजाय इसके कि वो हमारी सर्विसेज के का हमें कोई रिवार्ड करते। उन्होंने हमें बगैर बताए ईद कुर्बान पे एक बड़ी कुर्बानी मुलाजमीन की पेश कर दी। और इस वक्त हम सब लोग जो पहले ही कोविड की वजह से लोगों के चूल्हे बंद थे, नौकरियां चले जाने की वजह से उनके बच्चे बिल्कुल ही फाकों पे आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हार्ट पेशेंट है। लेकिन अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर आपका लायमल क्या होगा? जी, हम यहाँ पे बैठेंगे उस वक्त तक जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, क्योंकि यूनिवर्सिटी कंसर्न दे चुकी है कि हम इन मुलाजमीन को रेगुलर करेंगे। फिर हमें रेगुलर क्यों नहीं किया गया? हम सरप्लस नहीं है, अभी भी उन्होंने लोग यहाँ पर जो हमारे साथ मुलाजमीन बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि हमारे जो मुतालबात हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। अगर हमें रेगुलर नहीं किया जाता और हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो फिर हम जो है वो धरना देने पर मजबूर होंगे। कोरोना की वजह से पहले ही जो है हालात ज़िंदगी हर शख्स के जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना मुश्किल हो गया है। तो अब ये जो एक जुल्म किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, इस पर सारे जो मुलाजमीन हैं वो परेशान हैं और उनका यही मुतालबा है कि हमें बजाय रेगुलर किया जाता हमें तो जो है वो बरतरफ कर दिया गया है। तो इन्होंने अदालत से भी अपील की है कि वो इनको इंसाफ फराहम करे और यूनिवर्सिटी जो इंतजाम
में उनसे इनका मुतालबा है कि वो इनके मुतालबात पूरे करें, वरना ये यहाँ पर जो है वो धरना देकर बैठ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। वफाकी दारुल हुकूमत में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। वतन अजीज से अकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए शहरियों ने सब्ज हिलाली परचमों की खरीदारी शुरू कर दी है। सैरिश खान हमारे साथ मौजूद है। सैरिश, बताइएगा क्या तैयारियां जारी हैं? इस्लामाबाद में भी जश्न आज़ादी के रंग हर सू बिखरे हुए हैं और शहर में इस वक्त सब्ज हिलाली परचमों की बहार छाई हुई है। और न सिर्फ यहाँ के बाजारों में, मार्केटों में इस वक्त स्टॉल सजाए गए हैं, बल्कि शहर की तकरीबन तमाम शाहराहों पर ही इस वक्त खूबसूरत स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके ऊपर न सिर्फ पाकिस्तानी परचम मौजूद है, बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इजहारी यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर के झंडे भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, इस वक्त हम बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर स्टॉल्स मौजूद हैं मेरे बैकग्राउंड में, और उनके इन स्टॉल्स के ऊपर मुख्तलिफ जो 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ बैजेस मौजूद हैं, झंडियाँ मौजूद हैं, आराशी सामान है, जबकि बच्चों के लिए खसूसी यहाँ पर ग्रीन और वाइट कलर की शर्ट्स भी मौजूद हैं, जबकि खवातीन के लिए भी ग्रीन और वाइट मुख्तलिफ शर्ट्स के साथ साथ उनके लिए चूड़ियाँ भी मौजूद हैं। तो सभी अपनी अपनी जो जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी है उनको भरपूर तरीके से कर रहे हैं। इन स्टॉल्स लगाने वालों का ये कहना है कि आमतौर पर अगस्त के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही ये स्टॉल्स यहाँ पर सजा दिए जाते हैं और अपने तरीके से ये वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर आने वालों का कहना है कि ना सिर्फ अपने घरों को सजाएंगे, बल्कि हर बार की तरह अपने गली मोहल्लों को भी सजाया जाएगा, जबकि अपनी गाड़ियों पर और जो बॉयज हैं अपनी बाइक्स के ऊपर भी पाकिस्तानी परचम लहराएंगे जरूर। तो हर कोई अपने अपने तरीके से वतन के साथ मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रहा है और जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां यहाँ पर जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया सैरिश खान, आप हमें अपडेट कर रही थी। गुजरावाला में यौम आज़ादी के रंग चारों सू बिखर चुके हैं। बच्चे बूढ़े सभी पुरजोश हैं। बुजुर्ग नौजवानों को जश्न आज़ादी पर क्या पैगाम देना चाहते हैं, बता रहे मोहम्मद अली इकबाल। जी बताइएगा मोहम्मद अली इकबाल। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आ रहा है तो उस हवाले से गुजरांवाला में भी 14 अगस्त की तैयारी भरपूर तरीके से जारी है। छोटा बड़ा बुजुर्ग हर कोई 14 अगस्त के रंग में रंग रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 14 अगस्त के हवाले से आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये पैगाम देना चाहते हैं, ये बड़ी मुश्किल से हमारे बुजुर्गों ने मुल्क हासिल की है, खुदा दाद पाकिस्तान। और आप पैगाम बच्चों के लिए ये है, नौजवानों के लिए इसकी बड़ी हिफाजत करें इसकी, क्या ताकि हम इसकी हिफाजत करते रहें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का ये कहना है कि हमने बड़ी मुश्किलों से बड़ी जानों की कुर्बानी देकर ये मुल्क हासिल किया। अब नौजवानों का ये करना है कि वो इसकी हिफाजत करें ताकि ये पाकिस्तान ताक़यामत कायम रह सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अली इकबाल। पाकिस्तानी मदर टेरेसा डॉक्टर रुतफाओ को बिछड़े 3 बरस बीत गए। पाकिस्तान में जजाम के मरीजों की मसीहा को गिरां कदर खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान, जर्मनी और मुतादिद आलमी इदारों ने एजाजात से नवाजा, जिनमें निशाने कायदे आजम, हिलाल पाकिस्तान, हिलाल इम्तियाज, जर्मनी का ऑर्डर ऑफ मेरिट और मुतादिद दीगर एजाजात शामिल हैं। पाकिस्तान में जजाम के मरीजों के इलाज के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाली डॉक्टर रुतफाओ की 3री बरसी आज मनाई जा रही है। रुतफाओ में इंसानियत का जज्बा कूट कूट कर भरा था और यही जज्बा उन्हें मिशनरी तंजीम के करीब ले आया और उन्होंने इंसानियत की खिदमत को अपना मकसद हयात बना लिया। डॉक्टर रुतफाओ को 1960 में मिशनरी तंजीम की जानब से पाकिस्तान भेजा गया। यहाँ आकर उन्होंने जजाम के मरीजों की हालत जार देखी तो वापस न जाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तानी मदर टेरेसा ने कराची रेलवे स्टेशन के पीछे जजाम से मुतासर अफराद की बस्ती में एक झोंपड़ी में फ्री क्लिनिक का आगाज किया, मगर मरीजों की तादाद बढ़ने पर बाकायदा एक क्लिनिक खरीद लिया। जजाम के ज्यादा से ज्यादा मरीजों की मसीहाई के लिए उन्होंने कराची के दूसरे इलाकों में भी छोटे क्लिनिक कायम किए और ये नेटवर्क बढ़ते बढ़ते 157 लेप्रेसी सेंटर्स तक पहुँच गया। डॉक्टर रुतफाओ की कोशिशों के बायस आलमी अदारा सेहत ने 1996 में पाकिस्तान में जजाम के मर्ज को काबू में करार दे दिया। इन गिरां कदर खिदमात के अतराफ में पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से उन्हें हलाल इम्तियाज के एजाज़ात से नवाजा गया, जबकि 1988 में उन्हें पाकिस्तानी शहरियत दी गई। पाकिस्तान की मदर टेरेसा के नाम से मशहूर होने वाली ये मसीहा 10 अगस्त 2017 को जहान फानी से कूच कर गई थी, जिन्हें सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। डॉक्टर रुतफाओ के बारे में जानने के लिए उनकी आखिरी आरामगाह पर QR कोड लगाया गया है, जिसे स्कैन करने से उनकी जिंदगी के दरीचे खुल जाते हैं। डॉक्टर रुतफाओ की आखिरी आरामगाह पाकिस्तान की पहली डिजिटलाइज कब्र है। पेशावर में खेलों के मैदान एक बार फिर आबाद हो गए। खिलाड़ी पहले से ज्यादा पुरजोश नजर आए और खेलों की सरगर्मियां एक बार फिर बहाल होने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान, बताइएगा।
جی بالکل، دیکھیے کرونا وبا میں کمی آئی تو پشاور میں جو کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں وہ گزشتہ 4 ماہ سے بند تھیں، مگر آج خوشی کی بات یہ ہے کہ کھیلوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ایک بار پھر سے بحال ہو گئی ہیں۔ اس وقت میں پشاور کے قیوم اسٹیڈیم میں موجود ہوں۔ ایک بڑی تعداد میں جو کھلاڑی ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ صرف صوبائی حکومت اور محکمہ کھیل کی جانب سے صرف 4 کھیلوں پر جو ہے وہ ابھی بھی پابندی برقرار ہے، مگر دیگر جو کھیل ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں۔ اس وقت میں سب کھلاڑی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ کیا کہیں گے، اسپورٹس کا میلہ ایک بار پھر سج گیا، گراؤنڈ آباد ہو گئے، کرونا وائرس تھا، لاک ڈاؤن تھا، گھروں میں گزارے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، سب سے پہلے تو ہم سیفٹی اسپورٹس کے بہت ہی شکر گزار ہے جس نے ہماری کھیلوں کی سرگرمیاں بحال کر دی۔ جی 5 مہینوں سے ہمارے کلب وغیرہ بند تھے، اس لیے کوئی پریکٹس وغیرہ نہیں کی۔ نیکسٹ ہمارے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ سے اس کے لیے اب بھرپور تیاری کرنی ہے اور انشاءاللہ ملک و قوم کا نام روشن کرنا ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کھلاڑی کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ 4 ماہ سے کوئی بھی ٹریننگ سیشن جو تھا وہ نہیں تھا، صرف آن لائن کی کلاسز کے ذریعے ہی ٹریننگ لی جا رہی تھی، مگر ایک بار پھر وہ گراؤنڈ میں آ کر اپنی جو بیک اپ ہے وہ دوبارہ بنائیں گے تاکہ جو بہترین پرفارمنس ہے وہ دی جا سکے۔ جی بہت شکریہ عدنان شاہد۔ ملک بھر میں 5 ماہ بعد سیاحتی مقامات کھلتے ہی ہوٹلز فل ہو گئے۔ 2 روز کے دوران لاکھوں افراد نے مری، گلیات، کاغان، ناران، سوات اور گلگت بلتستان کے سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا۔ سیاحوں نے SOPs نظر انداز کر دیے۔ سیاحتی شعبے کو ضابطۂ کار کے تحت کھولا تو ملکہ کوہسار کے حسین مناظر دیکھنے ہزاروں سیاح پہنچ گئے۔ مال روڈ، کشمیر پوائنٹ سمیت دیگر مقامات پر لوگوں کا رش لگ گیا۔ گلیات میں کہیں تل دھرنے کی جگہ نہیں، رش کے باعث کسی ہوٹل میں کوئی جگہ خالی نہیں۔ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق 2 روز میں کم و بیش 2.5 لاکھ افراد نے گلیات کے سیاحتی مقامات کا رخ کیا ہے۔ تقریباً 80,000 کے قریب گاڑیاں داخل ہوئیں۔ ناران میں ویکینڈ پر 7 سے 8 ہزار گاڑیاں وادی میں داخل ہوئیں۔ ہفتہ وار تعطیل میں وادی کے تمام ہوٹلز پہلے سے بک ہو چکے تھے۔ سماجی فاصلے، فیس ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کے استعمال کو ضروری قرار دیا گیا۔ سیاحوں نے تمام حفاظتی اقدامات نظر انداز کر دیے۔ گلگت بلتستان حکومت نے نو ماسک نو ٹورزم کے تحت سیاحوں کو آنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ گلگت بلتستان کے داخلی مقامات پر سیاحوں سے ہوٹلز کی بکنگ اور کورونا ٹیسٹ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ ہوٹلز میں جراثیم کش اسپرے کروانا بھی لازم قرار دیا گیا۔ ضلع ایبٹ آباد میں گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کنٹرول ٹورزم کے تحت صرف فیملیز کو داخلے کی اجازت دی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں سیاحوں نے سوات، کالام اور چترال کا رخ کر لیا۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سیاحتی مقامات پر رش بڑھنے کے باعث ہوٹلز کے کمروں کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ بیروت دھماکے پر لبنان میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں۔ مشتعل مظاہرین دھماکے کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہراتے ہوئے مستعفی مطالبہ کر رہے ہیں۔ 2 وزراء کے استعفی دینے کے بعد لبنانی کابینہ نے اجتماعی استعفے دینے پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔ بیروت میں سیاسی قیادت کے خلاف بدستور مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے حکومت مستعفی ہو جائے۔ مظاہروں کے باعث پارلیمنٹ کی طرف جانے والی سڑک کو بند کر دیا گیا۔ سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، جن میں سے اب تک 700 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ عوامی احتجاج پر لبنان کی وزیر اطلاعات منال عبد الصمد کے بعد وزیر ماحولیات بھی حکومت سے الگ ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق اب تک پارلیمنٹ کے 6 ارکان استعفی دے چکے ہیں۔ لبنانی وزیر اعظم نے کابینہ کے باقی ارکان کو سبکدوش ہونے سے روک دیا اور مشاورت سے کابینہ کے اجتماعی استعفی دینے کا اشارہ دے دیا۔ بیروت دھماکے میں 141 فیٹ گہرا گڑھا پڑ گیا۔ دھماکے سے دارالحکومت کا بیشتر حصہ تباہ ہو گیا۔ حادثے کو 7 روز گزر جانے کے بعد بھی ہر جانب تباہی کے مناظر ہیں۔ عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں۔ کورونا اور دھماکے کے باعث 3 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ لبنان کی مالی امداد کے لیے فرانس کے زیر انتظام ڈونرز کانفرنس ہوئی۔ 36 ممالک اور عالمی اداروں کا لبنان کو $300 ملین کی ہنگامی امداد دینے کا وعدہ۔ فرانسیسی صدر کے مطابق فنڈز صحت، خوراک اور تعلیم کے لیے دیے جائیں گے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے لبنانی عوام سے عالمی یکجہتی کو انسانیت کے ضمیر کے بیدار ہونے اور انسانوں سے محبت کا جذبہ زندہ ہونے کی علامت قرار دے دیا۔ چین سے تعلقات کشیدگی کے باعث امریکہ نے تائیوان کی حمایت میں اضافہ کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ہیلتھ سیکرٹری ایلیکس آزر تائیوان پہنچ گئے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ہیلتھ سیکرٹری ایلیکس آزر تائیوان کے 3 روزہ دورے پر تائپے پہنچے۔ 4 دہائیوں کے دوران تائیوان کا دورہ کرنے والے وہ اعلیٰ ترین امریکی عہدیدار ہیں۔
अमरीकी वजीर ने ताइवान के सदर से मुलाकात की, जिसमें बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एलेक्स ने कोरोना के खिलाफ ताइवान की काविशों को सराहा। चीन ताइवान को अपना इलाका करार देता है। बीजिंग ने इस दौरे पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया। चीनी वजीर दिफा ने वाशिंगटन को खबरदार किया कि कोई खतरनाक हरकत करने से बाज रहे। गर्म मौसम में मीठे रसीले आम यूं तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन फलों का बादशाह आम वो भी इतना बड़ा शायद ही आपने कहीं देखा हो। जी हां, कोलंबिया में एक शख्स ने दिव्यकल आम लगा कर दिखने वालों को भी हैरान कर दिया। कोलंबिया के रिहायशी ने 1-2 किलो का नहीं बल्कि 4.2 किलो वजनी दिव्यकल आम उगाने की ठानी और अपने मकसद में कामयाब हो गया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।